क्या कहा? उर्दू गैर मुल्क से आई है। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्क से आई है तेरी माँ की। लेकिन जिसका दिल टूट गया उसका क्या फरवरी क्या मार्च। हजारीबाग अपडेट्स पे कई शायर आए, कई लोग आए, अपनी अपनी बातों को रखा और जो खूबियां थी उन चीज़ों को रखा। लेकिन आज हमारे साथ आतिश आलोक हैं और वो आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। बहुत नमस्कार, टॉक विद अपराजिता में आपका खूब खूब स्वागत है। बिना देरी किए सबसे पहले आलोक की तरफ रुख करते हैं। बहुत स्वागत आपका हजारीबाग अपडेट्स पे। धन्यवाद। क्या सुनाने वाले हैं? शेर सुनाऊंगा, गजलें सुनाऊंगा। फरवरी का महीना चल रहा है, कहते हैं कि आशिकों का महीना है, इस पर क्या सुनाए? लेकिन जिसका दिल टूट गया उसका क्या फरवरी क्या मार्च। तो इस पर कुछ हो जाए। एक शेर है कि चराग शर्मा कहता है ना कि चमन में कौन बबूलों के डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। चमन में कौन बबूलों के डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। ऐ प्यार बांटने वालों मैं खूब जानता हूँ, ऐ प्यार बांटने वालों मैं खूब जानता हूँ, कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। ये फरवरी जो है वो कितनी देर में जाल खींचा जाएगा ये देखना है। कहते हैं कि जो अलग अलग ज़बान को एक माले में पिरो लें तो बहुत खूबसूरत हो जाती है। और वैसे अगर उर्दू का समावेश हो जाए, जिसको अक्सर लोग एक भाषा के नज़रिए से जानते हैं, उसको लोग कहते हैं कि नहीं ये भाषा ही किसी और की है। एक्चुअल में आपने बताया सही कि ये भाषा नहीं है। उस पर कई बार लोगों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर जहाँ झारखंड के हजारीबाग में हम बैठे हुए हैं। तो उसकी कुछ सच्चाई से रूबरू करा दें। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उर्दू भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी अपनी लिपि नहीं है। उर्दू ज़बान है जिसे आप जुबान कह लें। और वो जुबान कैसे बनी है कि जब बाहर से आक्रांता आए, सैनिक लेकर के आए थे। सैनिक जब हमारे क्षेत्र में मेरठ खास करके कहा जाता है उर्दू वहीं से जन्म ली है, तो वहाँ पर एक भाषा जन्मी जो थोड़ा फारसी, थोड़ा हिंदी अवधि जो मिला हुआ था, है ना, और थोड़ा अरबी मिल करके यहाँ पे बना एक भाषा जिसको रेखता कहे लोग पहले, फिर उसे हिंदवी कहा गया। और वही हिंदवी एक तरफ जब उसमें संस्कृत निष्ठ होते गए तो हिंदी बन गया, और जब हम लोग थोड़ा फारसी की तरफ चले गए तो वो उर्दू बन गया। लेकिन उसकी लिपि नहीं है, इसलिए वो हिंदी के सहारे ही चलता है। जैसे मैं अगर कहूँगा कि मेरी तबीयत खराब है, ये हिंदी है, मेरी तबीयत नासाज है, ये उर्दू कैसे हो जाएगा, जबकि इसका जो वाक्य विन्यास है वो हिंदी वाला ही है। एक शब्द है जो बिना लिपि के इधर उधर से लेकर के एक शब्द का, तो भाषा नहीं है, ये जुबान है, बहुत प्यारी जुबान है, इसको एहतराम के साथ। मान लीजिए आपकी हो रही हो आलोचना उर्दू के समावेश को लेके हिंदी में, जो कि एक्चुअल में काफी खूबसूरती प्रदान करती है हिंदी को, जब हिंदी में पिरो दिया जाए इस जुबान को तो फिर क्या कहने, क्या बोलेंगे फिर? ये होता ही है, मतलब आप कह रहे, मान लीजिए ये अक्सर होता है कि मैं मतलब एक हिंदू परिवार में जन्मा, पला बढ़ा, भाषा हमारी मुख्यतः हिंदी रही है, अगर कहें तो खोटा रही है। लेकिन जब आप उर्दू में कुछ कहने लगते हैं, क्योंकि एक बहुत प्यारी भाषा आपको मिल जाती है, तो आप उस पर जब बात करते हैं ना तो लोग आलोचनाएं करते हैं। लेकिन मेरे पास एक शेर है इमामुद्दीन इमाम साहब का, वो कहते हैं कि हिंद की आन बान है उर्दू, हिंद की आन बान है उर्दू, रोशने गुल जहान है उर्दू। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्क से आई है। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्क से आई है तेरी माँ की जबान है उर्दू। तो ऐसे जवाब दिया जाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी भाषा में उनको जवाब दिया जा सकता है। और हमारा अदब भी रह गया कि मैंने गाली दी रही है, बाकी जिन्हें समझना तो वो समझ भी गए हैं। तो ये होता है अदब की भाषा, बारीक तरीके से कह देना। इसलिए वो एक ऑफ द कैमरा आप सुना रहे थे कि मैं वो लौटा सकूंगा नहीं, मैं प्यार कर सकूंगा नहीं, ऐसा कुछ था, लग रहा था कि दिल टूटा है आतिश का। तो वो एक बार दोबारा से हो जाए। हाँ, एक गीत है, क्योंकि मेरा मतलब स्वर बहुत अच्छी है नहीं, तो मैं इसे पढ़ के ही सुना दूंगा। हमें भी भागने का कोई शौक नहीं, हम भी डट के ही रहना चाहते हैं, तो आप कविता के ही माध्यम से सुना दीजिए। एक शब्द आएगा त्यक्त और एक अभिशप्त। त्यक्त का मतलब होता है जिसे त्याग दिया गया हो, और अभिशप्त जिसे शाप मिला हो। तो शेर देखें, मतलब गीत देखें कि त्यक्त हूँ अभिशप्त हूँ मैं, त्यक्त हूँ अभिशप्त हूँ मैं, तुम तलक ना आ सकूंगा, त्यक्त हूँ अभिशप्त हूँ मैं, तुम तलक ना आ सकूंगा, मुझको इतना स्नेह ना दो, मैं नहीं लौटा सकूंगा। सोचती हो तुम भला क्यों मैं जगत से कुछ अलग हूँ,
सोचती हो तुम भला क्यों मैं जगत से कुछ अलग हूँ, वासना मेरी हथेली मैं वही अपकृष्ट द्रग हूँ। मैं प्रवंचित मन जिसे विश्वास ना हो अब किसी का, मैं प्रवंचित मन जिसे विश्वास ना हो अब किसी का, घाव से घायल हृदय क्या प्रेम तुमको दे सकेगा। यूं हृदय से प्रेम तुमको मैं कभी कर ना सकूंगा, यूं हृदय से प्रेम तुमको मैं कभी कर ना सकूंगा। मुझको इतना स्नेह ना दो मैं नहीं लौटा सकूंगा। और दूसरा बंद देखें कि कंकड़ों के ही सड़क पर मैं सदा चलता रहा हूं, कंकड़ों के ही सड़क पर मैं सदा चलता रहा हूं, देखकर पथपुष्प के ये बस तनिक घबरा गया हूं। प्रेम में ऐसा होता है कि आपकी प्रेमिकाएं जो आपसे प्रेम करती हैं वो फूल के रास्ते बिछा देती हैं आपके लिए, लेकिन क्योंकि आप कंकड़ों पे चल के आए हैं तो कंकड़ों के ही सड़क पर मैं सदा चलता रहा हूं, देखकर पथपुष्प के ये बस तनिक घबरा गया हूं। है परिश्रम का प्रसाधन, कॉस्मेटिक है परिश्रम का प्रसाधन, लेपता है मन हमारा, इस पसीने की कहानी से भरा यौवन हमारा, इस पसीने की कहानी से भरा यौवन हमारा। मैं तुम्हारे इस हृदय का राज लेकर क्या करूंगा, मैं तुम्हारे इस हृदय का राज लेकर क्या करूंगा। मुझको इतना स्नेह ना दो मैं नहीं लौटा सकूंगा। आखिरी बंद आपको अब बता ही देना है कि क्या क्यों होने प्रेम वाला नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कि तुम अभी तो कह रही हो, ये पहले बार भी हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है कि भा जाता है मन, है ना, कि प्रेम करने वाले आपसे, जिसको आज एक वर्ड में अट्रैक्शन बोल सकते हैं। हाँ, कि इसलिए कई बार होता है प्रेम में लोग आते हैं तो आपको कहना पड़ता है कि भाई अभी तुम जानती ही नहीं हो मुझे, ये प्रेम नहीं हो सकता है, कुछ और है जो तुम समझ नहीं पा रही हो जाता है। तो देखें कि तुम अभी तो कह रही हो भा गया है मन हमारा, किंतु ऐसी सादगी में क्या तुम्हारा जी लगेगा। तुम अभी तो कह रही हो भा गया है मन हमारा, जितना अच्छा लग रहा है नहीं जीवन हमारा। फिर किसी दिन ये लगेगा साथ मेरा याद ना है, फिर किसी दिन ये लगेगा साथ मेरा याद ना है। छोड़ जाओगी मुझे तुम यह प्रबल संभावना है, छोड़ जाओगी मुझे तुम यह प्रबल संभावना है। अपने इस पागल हृदय को मैं नहीं समझा सकूंगा, अपने इस पागल हृदय को फिर नहीं समझा सकूंगा। मुझको इतना स्नेह ना दो मैं नहीं लौटा सकूंगा। बहुत शानदार। दिल टूटा टूटा ही होगा, टूटा ही होगा। ये वीडियो मेरे घर वाले भी देखने वाले। फिर तो एक सवाल हमारा हमेशा रहता है, पॉडकास्ट में तो रहता ही है, गर्लफ्रेंड से? नहीं, गर्लफ्रेंड है थी, अच्छा, अब नहीं। मतलब है कि मैंने प्रेम जो किया वो प्रेम ही था, दोबारा प्रेम नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा है कि आतिश आलोक जर्नलिज्म भी कर चुके हैं और मास्टर्स भी कर चुके हैं, खुद को यूं कहें कि ठान लिया है झोंक देना है साहित्य के ही में। अब ये खुद बताएंगे कि कहाँ से इन्होंने जर्नलिज्म किया है, कहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया है, कहाँ पढ़ाई हुई है और आखिरकार फिर लौट करके इटखोरी हजारीबाग के आप रहने वाले और हजारीबाग चतरा के रहने वाले और हजारीबाग शहर में फिर रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये पूरा क्या है? मेरा मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है वो मेरे गांव से भी थी, पकड़िया कला मेरा गांव का नाम है, इटखोरी के पास में ही है। ऐसे मैंने जीवन में 12 स्कूल बदले हैं, तो घाट घाट का पानी पीला जिसे कहते हैं वो मैंने पिया हुआ है। पिताजी क्या करते हैं? झारखंड होमगार्ड है। अच्छा अच्छा, तो ये 12 स्कूल्स बदलने का रीजन? शुरू में मतलब पिताजी क्योंकि होमगार्ड में ना नौकरी रेगुलर नहीं रहती, हाँ हाँ, इस वजह से वही रीजन। हाँ हाँ, 4 महीने बैठना होता है तो उस समय पापा कुछ और कर रहे होंगे। हाँ हाँ, और मेरी मम्मी का बड़ा इच्छा था कि मैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढूं, तो इसलिए भी स्कूल बदलना पड़ता था कि यहाँ पे ठीक हो रहा है। मुझे स्कूल पसंद नहीं आते थे, इसलिए भी ऐसा कई बार कि थोड़ा दूर चले जाओ। स्कूल्स क्यों नहीं पसंद आते थे? कारण यही है कि मुझे वो रटा रटा शिक्षा जो है ना वो पसंद नहीं है। वो इसलिए कि सिर्फ विषय को रट लेने से अगर कोई बहुत अच्छा बन जाता है, मैं अच्छा रट सकता हूँ। यानी सामाजिक शिक्षा की कमी हो रही है, आप ये कह रहे हैं? स्कूल्स में सामाजिक शिक्षा की भी कमी है और स्कूल में एक टॉपर नहीं हो सकता है, विषय होने चाहिए कि कोई साहित्य का टॉपर है, कोई डांस का टॉपर है, उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। हर विद्यार्थी को हर विषय में उसको अलग जगह मिलना चाहिए। स्कूलों में क्या हो रहा है, मतलब मुझे जो बुरा लगता है वो यही है कि सिर्फ शिक्षा में कोई अगर कमतर है तो सिर्फ बहुत कमजोर बता के डिमीन किया जाता है। हाँ। मैं बिना विद्यालय का नाम ये बता सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छे विद्यालय में जब पढ़ रहा था तो मैं इसलिए सबसे पीछे बेंच में बैठता था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छा, अब तो मैं ठीक ठाक बोल सकता हूँ लेकिन नहीं बोलना आता है, तो मैं कई बार पीछे बैठ जाता था, मुश्किल होती थी, तो इसलिए भी शायद स्कूल बदलना पड़ता था। जैसे कुछ आपने उस पे लिखा है, स्कूल्स पे लिखा है कुछ?
लिखा होगा, लेकिन तब मुझे तुकबंदी होती थी मुझसे। तो बहुत सारी मतलब, क्योंकि ये मेरा हॉबी रहा है तो मैं पीछे बैठ के कविताएं ही लिखता था, लेकिन उन्हें अब कविता कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो तुकबंदी होती थी तो उसे कब फाड़ा कब फेंका पता ही नहीं चला। अब तो ऐसा जर्नलिज्म कहाँ से किया, क्यों किया जर्नलिज्म? हाँ, जर्नलिज्म ये सोच करके कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊंगा। मुझ जैसे बच्चे या मुझ जैसे लोग जो बहुत निचले तबके में हैं, जो पीछे रह रहे हैं, जिनका सवाल कोई नहीं उठा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादातर सवाल जो है वो दिल्ली के सवाल हैं, सत्ता से सवाल है, लेकिन वो आपस के ही सवाल हैं, वहीं पे घूम के रह जाते हैं, हमारे तक आ ही नहीं पाते। वो उन पिछड़े लोगों की आवाज बनना चाह रहे थे। मुझे अपना सवाल उठाना था कि मेरा सवाल का क्या हुआ जो रास्ते में गुम हो जा रहा है। मैं तो यहाँ से भेज रहा हूँ, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा कहीं भी, उसका कोई सॉल्यूशन। और जाहिर तौर पे मीडिएटर का काम करते हैं पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में जो लोग आते हैं। मुझे लगा था कि ये रास्ता बहुत अच्छा रास्ता होगा, लेकिन खैर बाद में मैं गलत साबित हुआ। मुझे बाद में पता चला कि जर्नलिज्म जो है, खास करके मेन स्ट्रीम में कॉर्पोरेट नौकरी है। आप सुबह 10 बजे जाएं, 6 बजे आ जाएं, अपनी नौकरी पूरी किए हैं तो ठीक है। ये है, मैंने जर्नलिज्म दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, मास कम्युनिकेशन, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से। कभी बैठ के जर्नलिज्म पर बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ चीजें आपने कही है वो चीज हमारे दिमाग में भी हिंट कर रहा है। और जाहिर तौर पे आज लोगों का चैनल बन के हजारीबाग अपडेट्स इस वजह से है क्योंकि वहाँ ये 10 से 4 वाला ये नहीं है। अगर 10 बजे रात, 12 बजे रात में भी कोई हमें फोन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं महिला होके भी वहां तक अपनी टीम के साथ पहुंचने, और हमारे पीछे जो टीम लगी हुई है वो, तो शायद यही वजह होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ करके हम लोगों ने अपना लोगों का चैनल शुरुआत किया। मास्टर्स कहाँ से किया आपने? JNU से। फिर सब छोड़ छाड़ के फिर वापस हजारीबाग? हाँ, क्योंकि मुझे जो करना था वो यहीं से हो सकता है। हालांकि मैं बहुत जगह तो पहुंच नहीं पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे पहुंचूंगा ऐसा उम्मीद है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, जो थोड़ा बहुत मेरे सामर्थ्य में है वो मैं कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले हजारीबाग अपडेट का तो साधुवाद कर दूं कि मुझे सच में उम्मीद दिखाई देती है, इसलिए मैं बहुत मतलब लगातार देखता भी हूँ, कई बार आलोचनाओं को मतलब भेजता हूँ अपनी तरफ से कि ये होना चाहिए, ऐसे हुआ। तो आज हमारे साथ वो शख्स बैठे हुए हैं जो हमारे लिए हमेशा से प्रिय रहते हैं, एक सच्चे आलोचक हमारे साथ बैठे हुए जो चाहते हैं कि उनको और उम्मीद है हजारीबाग अपडेट से या वहां के एंकर्स और रिपोर्टर्स से, और हजारीबाग अपडेट्स और ऊंचाइयों को छुए और जमीन से जुड़ा रह करके ऊंचाइयों तौर पे छुएगा, क्योंकि आप जनता का सवाल उठा रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी जनता का सवाल ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कोई नहीं उठा पा रहा। जर्नलिज्म पे कुछ लिखा है? मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको वापस आने पर, जो आप पूछ रहे थे ना। हाँ। अब शेर सुने कि शहर में भी मैं नहीं जो तुमको पाया लौट आया, शहर में भी मैं नहीं जो तुमको पाया लौट आया, जब उजाले ने मुझको काट खाया लौट आया, जब उजालों ने ही मुझको काट खाया लौट आया, तुम अना पर आ गई थी सो बताना था जरूरी, तुम अना पर आ गई थी सो बताना था जरूरी, पा भी सकता हूं मैं तुमको ये बताया लौट आया, एक तरफ तो थी चमक और एक तरफ था गांव मेरा, एक तरफ तो थी चमक और एक तरफ था गांव मेरा, जैसे ही मैं चौंधी आया सर घुमाया लौट आया, जैसे ही मैं चौंधी आया सर घुमाया लौट आया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये फील होता है। ये आपने खुद स्वरचित है या? जी, स्वरचित है। और कुछ मैं जब भी किसी और का पढ़ूंगा तो नाम लेकर के पढ़ूंगा। हाँ, क्योंकि ये होना चाहिए, सही बात है। अभी तो वो कॉपी पेस्ट का जमाना चल रहा है, अपना ठप्पा लगाने के लिए लोग दूसरे का कुछ इधर से चोरी करके और अपना नाम का ठप्पा वहां लगा रहे हैं। तो ये तो इज्जत कर रहे हैं, हम उनकी रिगार्ड कर रहे हैं अगर उनका कुछ हम चोरी करके पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी तो ये चल रहा है, मतलब आप देखेंगे सोशल मीडिया में ना अक्सर ऐसे होता है कि जॉन एलिया का शेर उठा लेंगे, अपना नाम डालेंगे, मैं जो हूँ सरोज हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। तो मतलब पूरा शेर उठा लिया, जॉन को हटा के सरोज डाल दिए, ये हो रहा है। और लेकिन खैर इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पसंद है? हाँ, जॉन साहब पसंद है। सुना दीजिए कुछ। बहुत सारे शेर है, आप किस वो में, जैसे उनका एक बहुत अच्छा शेर है जो कहते हैं ना कि शायर जो है वो भविष्य देख लेते हैं। उन्होंने एक शेर कहा था, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, कई लोग मतलब क्योंकि शेर के बहुत सारे माने हो सकते हैं और वो अपने आप खुलते हैं, जिस पे जैसे खुलेंगे उस पे उस तरह का भाव देंगे। तो मैं भविष्य देखने को लिए कह रहा था कि बहुत नजदीक आती जा रही हो, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? आज इन दिनों जो है इंस्टाग्राम ओपन करते हैं हम लोग तो 2-3 स्टोरीज दिख जाती है जॉन एलिया साहब की। अच्छा। क्योंकि उनके वो कट कर करके जो कुछ पंक्तियां होती हैं जोश खरोश वाली, बिल्कुल
हिमाकत वही कर सकते हैं, आपने कहा था कि तो कुछ उनकी कुछ पंक्तियां हो जाए या कुछ हाँ, कविता। बिल्कुल, एक आसान और मतलब सबको समझ आने वाला बहुत अच्छी गजल है। हाँ। सुने इसको कि हाँ, जॉन साहब कहते हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो दुनिया की परवाह क्यों करें हम, उठा के क्यों न फेंके सारी चीजें, ये जॉन साहब कह सकते हैं कि उठा के क्यों न फेंके सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, जमी का बोझ हल्का क्यों करें हम, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम, अब फारिग हो चुके हैं इन सबसे। ये जॉन साहब है और ये जॉन साहब है, बहुत वायरल है और होना भी चाहिए। मेरे लिए तो मतलब बहुत महबूब शायर है वो। हालांकि उनका एक बहुत किस्सा रात इंदौरी सुनाते थे ना कि वो दूरियों को शराब के पैग से नापते थे। एक बार रात इंदौरी गए तो वो ऐसा किस्सा सुना रहे थे कि लाहौर से मुझे जाना था कराची, मैंने पूछा कितना देर लगेगा वहां मंच पे जाने पे, मैंने बोला भाई ज्यादा नहीं 4 पैग लगाऊंगा पहुंच जाऊंगा। तो ये जॉन साहब है, वो ही कर सकते, ये वही कर सकते। स्वरचित कुछ हो जाए आतिश, क्योंकि बिल्कुल। आपकी रचनाएं भी हमारे लिए बेहद जरूरी। एक मेरी गजल जो मेरे सभी चाहने वालों ने फोर्स करेगा कि जरूर पढ़ देना, और मतलब मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ। शेर है कि अभिनय के जितने भी मानक हैं धड़ से गिर जाएंगे, अभिनय के जितने भी मानक हैं धड़ से गिर जाएंगे, घर मेरी अलमारी से कुछ खत तेरे गिर जाएंगे, घर मेरी अलमारी से कुछ खत तेरे गिर जाएंगे, पाँव पकड़कर खींचने वालों क्यों हंसते हो गिरने पर, पाँव पकड़कर खींचने वालों क्यों हंसते हो गिरने पर, तुम जितना गिर जाते हो उतना थोड़े गिर जाएंगे, तुम जितना गिर जाते हो उतना थोड़े गिर जाएंगे, ये बच्चे चांद सितारों के किस्सों से महरूम रहे जो, ये बच्चे चांद सितारों के किस्सों से महरूम रहे जो, एक दिन इनकी राहों में चांद सितारे गिर जाएंगे, और गड्ढे में गिरे हुए हैं लेकिन गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढे में गिरे हुए हैं लेकिन गड्ढा खोद रहे हैं, मूर्खों को ये लगता है सब गड्ढे में गिर जाएंगे। एक बहुत बारीक सा शेर देखें कि हर एक ईंट का कहना है मुझसे बनती है दीवारें, हर एक ईंट का कहना है मुझसे बनती है दीवारें, हर एक ईंट को लगता है बिन मेरे ये गिर जाएंगे। आखिरी शेर इसका कि कौन बचाएगा चिड़िया के नन्हे बच्चों को, कौन बचाएगा चिड़िया के नन्हे बच्चों को, अगर इस बूढ़े बरगद के सारे पत्ते गिर जाएंगे, अगर इस बूढ़े बरगद के सारे पत्ते गिर जाएंगे। और हजारीबाग में भी शायरी के लिहाज से देखा जाए सारे बूढ़े बरगद के पत्ते गिर रहे हैं, ये बहुत खराब है हमारे लिए। हमारा कान ऐंठने वाला बहुत कम लोग बचे हैं, शायद नहीं ही बचे हैं, मतलब ये दिक्कत देखने को यही मिलता है कि भाई कोई रोक टोक नहीं, कोई आलोचना नहीं। हाँ, कोई भी आ रहा वो कह रहा है कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, और वो शेर कह करके प्रकाशित कर दे रहा है, और प्रकाशित ही नहीं कर रहा, उसे बहुत गर्व से सब प्रकाशित करता है, किताब छपवा ले रहा है। अच्छा, एक 2 3 4 हमको तुमसे हो गया प्यार कह करके जो है वो वायरल है। जॉन साहब की वो वाली हिमाकत सारी अच्छी लगती है, लेकिन अपना नाम का ठप्पा लगा के और गलत या छपाई वाले शेर व शायरी, मैंने अभी कहा था ना कि जॉन साहब का शेर लिया कि मैं जो हूँ, जॉन साहब ने कहा मैं जो हूँ जॉन हूँ जनाब, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। लोगों ने उसको बनाया कि मैं जो हूँ सरोज हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। तो ये तो चल ही रहा है, और लेकिन खैर ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। अब हर कृष्ण के युग में ना कोई एक पौंड्रक आता है जो इस तरह का रूप धर लेता है। अच्छे शायर, बड़े शायर ने कहा है, मैं नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि शायरी तो जॉन के साथ चली गई, शायरों के नाम पे लंबे बाल रह गए। तो वो लंबे बाल जो है शायर तो नहीं कहलाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। कौवे ने मोर का पंख लगा लिया तो मोर थोड़ी हो जाएंगे। तो वो है कि अभी बस समय है, वायरल हो जाएं, पैसे कमा लें, कोई पैसा, ये धंधा ही है, अब शायरी धंधा बन गया है। हालांकि रात इंदौरी ने कहा था कि हमसे पूछो गजल मांगती है कितना लहू, तुम समझते हो ये धंधा आराम का है।
तो खैर अब चल ऐसे ही रहा है। डीपली जो जाएंगे वो समझ पाएंगे। इस बिल्कुल। तरफ कैसे रुझान हुआ आतिश? शायरी में, जीवन में दुख बहुत देखे हैं तो दुख ने कविताओं की तरफ अग्रसर किया, क्योंकि अदब को ना सुखन भी कहते हैं। सुखन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप दुख में हो, आप ऐसा कोई शेर पढ़ देखो, ऐसी पंक्ति पढ़ लें, तो आपको लगता है कि यार मेरे जैसा कोई और दुख में था और वो इस तरह से जिया है, फिर आप कर पाते हैं, फिर आप रिलेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर आपको मतलब आपके अंदर भी आता है कि मैं भी कुछ ऐसा कह दूं जिससे कोई और रिलेट कर लेगा। तो इसलिए फिर कहना होता है। मुझे किस्से बहुत याद आते हैं, आप बाद में काट लेंगे अगर आपको कोई नहीं आप बोल दो। निदा फाजली साहब एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। वो पहले किसी और नाम से शायरी करते थे, अच्छे शेर कहे होंगे शायद, अब तो है नहीं वो अब व्यक्ति भी दुनिया में नहीं है, उनके शेर वो जो पहले वाले थे वो है नहीं। तो वो बहुत अच्छे अच्छे शेर कहते थे, खूब लिखते थे, पुराने पढ़ करके ऐसे वैसे, लेकिन अपने जीवन से नहीं लिखे वो। तो हुआ क्या कि एक बार वो एक कॉलेज में थे, तो मिस टंडन एक महिला मित्र थी उनका, खैर मित्र तो नहीं थी, जिनको देख के इनको खुशी होता था, प्रेम कह सकते हैं इसको, कि वो असल में प्रेम ऐसा ही होता है कि वो आती थी, इनको देख के अच्छा लगता था कि हाँ वो आ गई है। तो जिस दिन नहीं आती थी वो परेशान रहते थे कि आज नहीं आई। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो नहीं आई कॉलेज, तो परेशान हो गए क्यों नहीं आई। दूसरे दिन फिर नहीं आई, फिर परेशान। तीसरे दिन जो है बोर्ड पे लिखा मिला, मिस टंडन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड शी हैज एक्सपायर्ड। अब निदा फाजली जैसे बड़े शायर जो है वो परेशान हो गए, अपने पूरे शेरों को, गजलों को पढ़ने लगे कि कहीं तो मुझे वो सुखन मिलेगा जिसके लिए तो सुखन कहा जाता है, वो कहीं मिल ही नहीं रहा। तो वो बहुत दिन तक दुखी रहे, अपने सारे दीवान जो होते हैं वो जला करके राख कर दिए, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। जब मुझे दुख से मुक्ति ही नहीं दे पा रहा, किसी और को क्या देगा। एक बार वो एक मंदिर से गुजर रहे थे, तो सूरदास का वो भजन चल रहा था, जिसमें कहते हैं ना कि कृष्ण के हिज्र में तुम लोग कैसे खड़े रह गए। वो फूल पत्तों से कह रही है राधा कि तुम लोग कैसे खड़े रह गए, तुम क्यों नहीं खड़े खड़े जल गए थे, ठाड़े क्यों न जरे। तो निदा फाजली को लगा यही तो दुख मेरा है, कि मैं भी यही चाहता हूँ, पूरा कॉलेज क्यों नहीं दुखी है, मैं सिर्फ दुखी क्यों हूँ, तो ठाड़े क्यों ना जले। उसके बाद उनने फिर बहुत दोहे भी लिखे, और उसके बाद उनकी जो गजलें हैं, खैर वो तो आपसे तो शायद बात करते करते बिल्कुल मतलब सुबह से शाम, शाम से रात हो जाए, और ये मैं सबके साथ कहती हूँ क्योंकि सारे गेस्ट को भगाना होता है अतिथि देवो भव। लेकिन क्या है कि वक्त का थोड़ा तकाजा होता है कि भगाना होता है। तो इसके साथ ही अब आतिश आपसे इजाजत चाहूंगी। चलें ठीक है, धन्यवाद। और आतिश को फिर सुनेंगे आप, और फरवरी के इस महीने में अगर कुछ आप भी रिलेट कर पाए तो कर लीजिए। और बहुत बड़ी चीज होती है कि खुद को बिल्कुल गुमनामी के रास्ते, जो कि साहित्य अपने आप में सब कुछ है, और वो तो हमेशा ही मतलब वो नाम का मोहताज है ही नहीं। लेकिन यूं कहें तो आज के ज़माने में जिस तरह साहित्य को लोग नहीं समझ रहे हैं ज़्यादातर, या उनकी बारीकियों को नहीं समझ रहे, तो गुमनामी के रास्ते आपने जिस तरह से गुमनाम कर दिया है अपने ईगो, आप बहुत नाम कमाए, इतना नाम कमाए कि फिर गुमनाम हो ही ना कोई, इतने प्रभावित हो लोग आपसे, यही दुआ है। हालांकि मुझ में प्रेरणा जैसी कोई बात है नहीं, मैं गुमनाम, मैं अभी जीवन में शुरू ही का हुआ जो खत्म हो जाऊंगा। लेकिन हाँ ये बात है कि बहुत सारे लोग गुमनाम हैं जिनको निकल के आना चाहिए, और मैं आशा करूंगा कि आप उन्हें मंच पे बुलाएं, और इस तरह से जैसे मुझे बुलाएं। मैं तो बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ, मैं आकर के ये देख ही रहा था, मैं समझ रहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप और अच्छे लोगों को बुलाएं, और हम भी देख देख करके आप मतलब अच्छा महसूस करें कि हाँ अदब का इस तरह से सम्मान किया जा रहा है हजारीबाग अपडेट्स में और हजारीबाग शहर में, क्योंकि आप ही शहर को पेश करेंगे कि हाँ हजारीबाग में ये हो रहा है। तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया और इस तरह से मतलब मंच पे मुझे विराजमान कर दिया। बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही टॉक विद अपराजिता शो देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, और अगर आप में से भी कोई जो है शायर है या कुछ ऐसी हॉबी है आप दिखाना चाहते हैं बाकी लोगों को, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हजारीबाग अपडेट्स हमेशा खड़ा है आपके लिए, हमेशा तत्पर है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।